हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी के क्वेश्चनों को। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। ये सारे के सारे सीटेट के पर्पज से एसएसटी पोर्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। हमें बताना है कि जो प्राचीन तमिलनाडु में जो बस्तियां होती थी उनको उर कहते थे। वो बस्तियां किनकी होती थी, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि व्यापारियां, ऑप्शन बी है कुलीन व्यक्तियों की, ऑप्शन सी है किसानों की, या ऑप्शन डी शिल्पकारों की। तो उर जो बस्तियां कहते थे, उर बस्तियां, वो किसको कहते थे, किस बस्तियों को कहते थे? तो वो कहते थे ऑप्शन नंबर सी, किसानों की बस्तियों को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार की सहदायिता प्रथा का अर्थ है। हमें बताना है कि जो उत्तराधिकार का सहदायिता है उस प्रथा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कि जब पसंदीदा जो पुत्र है उसको अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। ऑप्शन बी है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। ऑप्शन सी है सभी पुत्र एवं पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, या ऑप्शन डी सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दी जाते थे। ये क्या कहलाता था? तो उत्तराधिकार का सहदायित्व। ठीक है जी, ये प्रथा एक होती थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन ए है श्रोतम, ऑप्शन बी है भजनम, ऑप्शन सी है प्रबंधम, या ऑप्शन डी अभंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अभंग। मराठी के जितने भी भक्ति गीत हैं उसको किसमें जाना जाता था? अभंग में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही सीटेट पूछता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और तब इसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। हमें बताना है कि ये जो दो कथन है इसके बारे में क्या है, इसके ऑप्शन कैसे पूछ रहे हैं वो देखते हैं। तो पहला है, दो कथन मतलब दे रखे, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, सबको हमें बताना है। तो ऑप्शन ए मतलब पहला कथन है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। मतलब कहने का मतलब है जो 13वीं से 17वीं शताब्दी में जितने भी कवि थे, कवि संत थे, उन्होंने क्या किया? कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरालों का विरोध किया। दूसरा कथन है कि इन कवियों संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्र पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवाओं करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। मतलब मैं बताना है कि जो जो दोनों कथन है इसमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, कि दोनों सही है। तो ऑप्शन ए में है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी कहता है कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन सी कहता है कि पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, या ऑप्शन डी कि पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना, तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है? आपके सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है कि जो 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में थे वो कवि जितने भी थे वो कर्मकांड और जन्म आधारित अंतराओं को गाते थे, उनका विरोध करते थे। ठीक है, और दूसरे में क्या है? रोजी रोटी कमाने के लिए भी जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा जीवन मतलब सेवा करके अपनी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है जी, तो ये दोनों का दोनों क्या है? तो दोनों का दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। अगला भी यही है, सेम क्वेश्चन है कि कथन पहले और दूसरे में सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो कथन है, पहला कथन है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। क्या ये बात सही है कि भारतीय जितने शासक थे उनको अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी? दूसरा कथन है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। अब बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है कथन और कौन सा गलत है? ऑप्शन ए कहता है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही गलत है। ऑप्शन सी कहता है कि पहला कथन ठीक है लेकिन दूसरा कथन गलत है। और ऑप्शन डी है कि पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है।
तो दोबारा एक बार कथन को पढ़ते हैं। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी। ये कथन गलत है, क्योंकि भारतीय शासकों को जब अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने इंडिया पे राज किया। किसी भी शासक को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं दी। वो क्या कहते थे कि हम, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे कि हम अपने सैनिक आपको देते हैं, इनका खर्चा वर्चा जितना भी है कौन करेगा, आप ही इनके खर्चे वर्चे उठाएंगे। ठीक है जी। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन दूसरा कथन क्या है कि भुगतान करना पड़ता था, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ये कथन सही है। क्यों? क्योंकि भारतीय शासक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सैनिक है उनको रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसके बदले उनको क्या करना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारतीय शासकों को भुगतान करना पड़ता था। तो दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन क्या है, गलत। क्योंकि स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी ही नहीं भारतीय शासकों को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन क्या है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कहता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ऑप्शन बी कहता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी कहता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर के अनुसरण करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय मार्गों से होकर गुजरती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें मतलब ये दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन और कारण, इन दोनों को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या इसकी ए की व्याख्या कर रहा है यार या नहीं। ठीक है जी, ये व्याख्या करने वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को कम से कम ध्यान से, मतलब इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है लेकिन इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। और उससे पहले एक क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक महीना सीटेट पेपर बचा है, हम एक महीने में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे कि आपके एसएसटी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन मतलब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन लेके आएंगे सब के सब मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और बिल्कुल टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है जी। देखिए अभी कथन देखते हैं। अभी कथन कहता है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ऐसे हो सकता है, ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कारण कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अभी कथन पढ़ लिया हमने, अब कारण पढ़ लिया, अब इसका ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये सही है कि हम चारों ओर से जो है वृत्त के चारों चौथाई पर है, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 पर है। मेरे को सही नहीं लगता। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, ये सही है ऑप्शन है आपका, कि जो ए है मतलब ए आर सही तो है दोनों, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। दोनों क्या है, अलग अलग है। अभी कथन और कारण दोनों क्या है, अलग अलग है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय प्रकृति के मुख्य खनिज हैं। हमें मुख्य खनिज कौन कौन से हमने पढ़ रखा होगा, कई बार हमने रिवीजन किया है, मतलब कई बार हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटी को, तो हम सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन हमें इसमें दिक्कत कहाँ होती है, जब 4 ऑप्शनों में उसमें पूछ रखे कौन सा मतलब ग्रुप सही है। इसमें 4 ग्रुप दे रखे हैं, एक अकेले का ग्रुप है जैसे केवल ए। ऑप्शन बी में है कि बी और सी मतलब दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी में है कि पहला और तीसरा। ऑप्शन डी में है कि तीसरा चौथा। तो ये ग्रुप जो होते हैं ये क्वेश्चनों को हमारे क्या होता है,
गलत करते हैं, तो इनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज हैं, हमें बताना है। ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सिलिका या ऑप्शन डी निकेल। तो इसका सही उत्तर क्या है कि मैग्नीशियम और सिलिका, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में पाया जाता है, मुख्य खनिज में। मतलब महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज कौन कौन से, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है जी, सिलिका और मैग्नीशियम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बाज एस बीज के वृक्ष तथा फिजेड मोलान पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। हमें बताना है कि इसमें से ये सारे पेड़ उसको मिले, तो उसने किस जगह का, किस वनस्पति जगह का उसने दौरा किया। ऑप्शन ए कहता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन सी है कि शंकुधारी वन, या ऑप्शन डी भूमध्य सागरी वन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की किस क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। हमें बताने की जो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती है, जिसकी क्या होती है, सीमित होती है वो, इससे ज्यादा मतलब वहां पे प्राकृतिक संसाधन चाहे वनस्पतियां नहीं मिलती हैं। ऑप्शन ए कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी टुंडा क्षेत्र, ऑप्शन सी शीत कटिबंधीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होती है, सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं, ज्यादा नहीं मिलती है, वो क्या है, सीमित है। ठीक है, कहाँ पे, तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है जी, वहां पे क्या वनस्पति क्या होती है, तो सीमित होती है। अगला क्वेश्चन है फिर वही है, ए और आर मतलब कथन और कारण। हमें बताने कि इसमें कौन सा कथन सही है और कारण क्या उसकी व्याख्या करता है या नहीं। तो कथन है, अगला क्वेश्चन का कथन है कि महासागर का जल लवणीय और खारा होता है। क्वेश्चन तो सही है कि महासागर का जल कैसा होता है, लवणीय और खारा सा, मतलब खारा होता है, ये तो बात सही है। कारण कहता है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलन लवण होते हैं, ये भी बात सही है। तो ये दोनों बात इसमें क्या होता है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है जी, ये दोनों एक दूसरे से बात क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों उत्तर क्या है, सही है। तो क्या है, ये आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पवन में निक्षेपण को डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, एलस चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी चतक शेल, ऑप्शन डी हिमोर, या ऑप्शन डी स्टेक। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी चिकनी मिट्टी। पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी, लोएस। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में मिलती है उसे कहते हैं। हमें बताना है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय से मिलती है उसे क्या कहते हैं। डेल्टा कहते हैं, ऑप्शन ए है डेल्टा, ऑप्शन बी है तटबंध, ऑप्शन सी है गोकुड़ झील, या ऑप्शन डी नदी मुहाना। तो उसको कहा जाता है नदी मुहाना, क्योंकि वो जुड़ रही है, मिलके आके निकाय से मिलती है, अन्य जल निकाय से आके क्या कर रही है, मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, मुहाना कहलाएगा। उस नदी का क्या है, मुहाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नदी का मुहाना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सूचीबद्ध विशेषताओं पर विचार कीजिए और वन के प्रकार की पहचान कीजिए। हमें वन के प्रकार की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो इसमें 3 दे रखे हैं और इनमें तीनों को पढ़ के हमें बताना कि किस के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजन भरे होते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़े से हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है जी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं हम सभी के सभी कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि किस वन के बारे में बात हो रही है, पहचान हमें करनी है। तो ऑप्शन में पहला है, मतलब पहला 3 पॉइंट दे रखे। पहला पॉइंट है कि यह वन संघन है और यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। पूरे वर्ष क्या होती है, वर्षा होती है। ऑप्शन बी है कि रोजवुड आबनुस
महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये सभी क्या हैं? उस स्थान के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये और तीसरा है, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो हमें इन तीनों को पढ़ लिया पॉइंटों को, अभी बताने की कौन से ये वन है। तो ऑप्शन ए कहता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है कि शीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन सी है कि शंकुधारी वन, या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये सभी विशेषता किसकी है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है विशेषता। किसकी विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास का अर्थ है। हमें बताने कि सतत विकास का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए कहता है मुक्त नवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी है कि संसाधनों का सीमित उपयोग, ऑप्शन सी है कि अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, या ऑप्शन डी सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो सतत विकास क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि भाई हमें सीमित रह के उसका उपयोग करना है और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करके भविष्य के लिए बचाना भी है। तो यही क्या हो जाएगा? सतत विकास का अर्थ हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका सही ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? इनमें से बताने कि जो तीनों देश हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज में आगे हैं उत्पादन करने में। ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है निकेल, या ऑप्शन डी जस्ता। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ये किसके उत्पादन में सबसे आगे हैं? तो वो है टीन के उत्पादन में क्या है? सबसे आगे। अगला क्वेश्चन है सीढ़ीदार खेती में भूमि के सपाट टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि क्या होता है? ऑप्शन ए फसलों की कटाई से बचाया जा सके, ऑप्शन बी है पानी भर रहा पाए, ऑप्शन सी है खाद बह ना पाए, या ऑप्शन डी फसलों के बीच दूरी रखी जा सके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की पानी भर ना पाए। उसमें क्या हो जाएगा? सीढ़ीदार खेती भूमि के सपाट टुकड़ों के किनारे को ऊपर इसलिए उठा दिया जाता है ताकि उसमें क्या हो सके? पानी भर ना पाए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है एक बाजार में स्थायी दुकानें वह होती हैं डैश जो कर्मचारी नियमित हो। सही बात है। ऑप्शन दूसरा कहता है कि जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस भी होता है। सही बात है। जो स्थायी दुकान होते हैं उनके पास लाइसेंस की क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है जी। तो ये भी सही है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हो, तभी तो वो स्थायी है ना, क्योंकि लंबे समय से तक खुली हुई है, इसका मतलब वो लंबे समय से खुलती है तभी तो वो स्थायी दुकान है। ठीक है जी। स्थायी बाजार है, सॉरी। ठीक है जी। ये सभी किसके गुण है? तो स्थायी बाजार के गुण है। चौथा कहते हैं कि जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। नहीं, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही क्या है? सही है। जो स्थायी बाजार के स्थायी दुकानों के में होती है। स्थायी दुकानों में क्या होती है? ये तीनों चीजें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? नगर निगम में जो सदस्य चुने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सीनेटर, ऑप्शन बी है प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है अधिशासी कार्यपालक, या ऑप्शन डी पार्षद। तो जो नगर निगम में चुने जाते हैं उनको कहा जाता है पार्षद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पार्षद। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों में कौन सी नियुक्ति, मतलब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों कौन नियुक्त करता है? हमें बताने कि जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल जो क्या करता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब फिर एक कारण और कथन वाले दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ना है और हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो पहला कथन कहता है, कथन आर, कि कर्ज किसानों को विपदा का मुख्य कारण बन गया है। जो कर्ज है वो किसानों का मुख्य विपदा का कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर लिया। यह तो बात सही है।
ठीक है। दूसरा कथन है कि छोटे किसानों के बीच खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं और जिसके बाद किसान चुका नहीं पाते। सही बात है, क्योंकि वो कर्ज लेते हैं, फसल हो नहीं पाती है और वो क्या है, चुका नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर लेते भी है तो उतने की फसल उनकी बिक नहीं पाती है, क्योंकि फसलों की रेट क्या होती है आजकल, कम है। किसानों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो दोनों का कारण ये क्या है, दोनों ही मतलब जो कथन है वो सही है। ठीक है जी, और सही व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे का, क्योंकि भाई कारण तो ऊपर दे दिया कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, इस कारण वो आत्महत्या करते हैं। अगर कर्ज चुका दे तो आत्महत्या क्यों करे? ठीक है, तो ये उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कि ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या क्या है, करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के श्रम को कानूनी द्वारा प्रतिबंध किया गया है? किस प्रकार के जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है श्रमिकों को? ऑप्शन ए बंधुआ, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी दिहाड़ी या ऑप्शन डी असंगठित। तो इसमें से जिसको प्रतिबंध किया गया है ना वो है बंधुआ। गुलाम बना के उसको नहीं रख सकते। ठीक है, वो अनियमित हो सकता है, भाई आज काम कर आज तू चले जा। दिहाड़ी मजदूर हो सकता है कि भाई जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन के पैसे लेके चले जाएगा। और संगठित भी लीगल है, क्योंकि भाई हर संस्था तो संगठित नहीं है ना, अधिकतर 90% संस्था असंगठित है। ठीक है, लेकिन बंधुआ नहीं हो सकता है, वो किसी के गुलाम बन के नहीं रह सकता है। ये क्या है? प्रतिबंध है। ये क्या है? ये कानून मतलब इस श्रम के कानून द्वारा प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? केवल ऑप्शन नंबर बी, केवल ए पर, मतलब केवल ए विकल्प ही सही है जिसको हमने प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य कारण है। हमें बताने की जो भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर का मुख्य कारण क्या है? समुदाय की अधिक संख्या, ऑप्शन बी है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, ऑप्शन सी है रियासतों को संतुष्ट करना, या ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी देना। तो इसका सही आंसर है कि समुदाय जो है ना उनकी अधिक संख्या है। ठीक है, यही मुख्य कारण है। अधिक स्तर पे मुख्य कारण क्या है? भारत सरकार के एक से अधिक स्तर, जो एक से अधिक स्तर है भारत सरकार का, उसका मुख्य कारण क्या है? समुदायों की अधिक संख्या। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि समुदायों की अधिक संख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताने की कौन सा ग्रुप, कथन वाला ग्रुप ठीक है। ठीक है, ऑप्शन पहला है, मतलब ऑप्शन नहीं है, मतलब पहला विचार है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। दूसरा है कि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। ऑप्शन तीसरा है, मतलब ऑप्शन नहीं है सॉरी, तीसरा है विचार कि लड़कियां कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। और चौथा है कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन है बी सही है। ए मतलब पहला, तीसरा और चौथा। लड़कियों की तुलना में लड़के बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, लड़कियां कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, और लड़के दबंग और उग्र होते हैं। ठीक है, ये तीनों कथन क्या है? सही है। लेकिन बी क्या है? लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। रूढ़िवादी पोषित करते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने गलत पढ़ा। कौन सी कथन रूढ़िवादिता को पोषित करता है? मैं रूढ़िवादिता जिसमें झलक रही है उन ऑप्शनों को चुनना है। तो पहले में भी ऑप्शन झलक रही है कि अच्छे लीडर हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरे में भी लड़के कोमल होते हैं, लड़के देखभाल करने में, ऐसा तो नहीं है। वो बड़े केयरिंग होते हैं, वो कठोर भी होते हैं, सैनिक बन रही हैं आजकल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो पहला, तीसरा और चौथा विचार क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं? मतलब जो भारत के संसद कौन कौन मिलकर बनाते हैं? पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्य विधानसभा, या चौथा राष्ट्रपति। तो कौन सा इसमें से ग्रुप जो है वो मिलकर बनाता है? तो इसका सही उत्तर है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं? भारत की संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, भारत का संसद का कौन बनाते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए। क्या चाहिए हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कि प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी है कि राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना। ऑप्शन सी है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। या ऑप्शन डी देश में धार्मिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। तभी तो क्या बनेगा धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म को हमने समर्थन नहीं देना, सभी को समान है, सभी हमारे लिए क्या है, समान है, सभी को साथ लेकर चलना हमारा संविधान कहता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन सी गलत है। किसी भी एक धर्म को साथ लेकर समर्थन नहीं देना है, सभी क्या है, एक समान है, सभी धर्म क्या है, एक समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है, मतलब कौन सा जो ऊपर एक लाइन दे रखी है, भारत के पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसमें जो दो ऑप्शन और दे रखे हैं, दो कथन है, दो विचार हैं, मतलब उनमें से बताने कौन सा विचार बेहतर है। ठीक है, पहला विचार कहता है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ठीक है जी, ये बात सही है बिल्कुल। भाई अगर मैं निचली अदालत का जो फैसला है वो मेरे को संतुष्ट नहीं दे रहा है, संतुष्टि प्रदान नहीं कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ क्या जा सकता हूँ, तो उच्च अदालत में मैं गुहार लगा सकता हूँ, याचिका डाल सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात है कि ऊपरी अदालतों द्वारा किए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होते। ये कथन गलत है, बाध्यकारी होते हैं। अगर ऊपरी अदालत ने जो फैसला कर दिया वो सभी निचली अदालतों को क्या होते हैं, मान्य पड़ते हैं। जैसे आज से एक साल पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया था। आप सभी को ये पता होगा। तो इसको इस हुक्म को किसने माना, सभी निचली अदालत ने माना, सभी राज्य स्तरीय जितने भी न्यायालय है सभी ने इसको क्या किया, माना। ठीक है, तो उच्च अदालतों के जो भी फैसले होते हैं वो सभी निचली अदालतों को क्या होते हैं, मानने पड़ते हैं। इसमें लिखा है कि बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। इसमें सही ऑप्शन क्या है, ओनली ऑप्शन ए सही है। हमें सही विकल्प बताना, तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन ओनली ए सही है कि अगर भाई कोई संतुष्ट नहीं है निचले अदालत से तो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च अदालत के जो फैसला है वो निचले अदालत ना माने, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को आजीविका के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचकर आजीविका और अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है, मतलब इनको कौन मान्यता देने की दिशा में एक कदम है, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि कस्बों और शहरों में व्यापारिक क्षेत्र बनाना। ऑप्शन बी है कि ठेले को सड़कों पर प्रतिबंध करना। ऑप्शन सी है कि छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना। या ऑप्शन डी ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थायी सरकार द्वारा कर लगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है कि कब्जों और शहरों में व्यापारिक क्षेत्र बनाना जिनसे इनकी क्या हो सके, फुटपाथ और ठेले वालों की मदद हो सके। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए आप सभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।